नमस्कार। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। बहुत समय से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि आईएसपी बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें, उसके लिए एक वीडियो बना। मेरे पास समय नहीं मिलता, मैं बहुत बिज़ी रहता हूं। 3-3 प्रोजेक्ट, कभी-कभी एक प्रोजेक्ट कभी 2 प्रोजेक्ट एक साथ करना पड़ता है, उसके लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता। तो आज मैं समय निकाल कर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। अगर आपको आवश्यकता है जानकारी की कि स्टार्टिंग से पूरा मेंटेनेंस तक कैसे मेंटेन करें, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं आती, क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या नुकसान है, सारा चीज़ मैं आज कवर करूँगा। हो सकता है वीडियो बहुत लंबा हो जाए। अगर आप को जानना है तो बने रहें। धन्यवाद। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, लोकेशन देखना है कि सब जहाँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हो, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतने आपके कनेक्शन मिलेंगे आपको। अगर मान लो 1 लाख लोग हैं आपके किसी भी पंचायत में या नगर पालिका में, आप जिस एरिया में रहते हैं, अगर 1 लाख लोग भी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख लोग आपका कनेक्शन लेंगे। 50% मान कर चलिए, 50 या 40% मान कर चलिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो आपको और अच्छी बात है। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि विलेज एरिया में, पंचायत एरिया में ना लें, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि घर दूर दूर होता है। दूर दूर होने से क्या होगा कि आपको केबल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा करना पड़ेगा, मेंटेनेंस ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। और आपका जॉइंट बॉक्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। केबल्स अभी तो बहुत कॉस्टली, आपको पता है। कब केबल्स कॉस्टली है, स्प्लिटर कॉस्टली है, कपलर कॉस्टली है, आपको वर्कमैन भी चाहिए। अगर आप इतना खर्चा करेंगे और आपका बिजनेस ही नहीं चलेगा तो कोई मतलब नहीं। इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखें कि ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि इंडस्ट्रियल एरिया हो। इंडस्ट्रियल एरिया क्यों? इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है कि बहुत सारे कॉलोनीज रहता है। एक ही कॉलोनी में 10 घर, 20 घर, 30 घर, एक एक बिल्डिंग में 30-30 लोग रहते हैं, 40-40 लोग रहते हैं। बाकी दूसरे नॉर्मल जगह जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, वहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग, मतलब सबका अपना घर रहता है, तो दूर दूर में सब अपना घर बनाते हैं। तो इसमें हम लोग को केबल्स ज़्यादा लगेंगे, मेंटेनेंस ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात है, इसमें 5 से 10 लाख रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, उससे कम नहीं लगेगा। उससे ज़्यादा लग सकता है लेकिन उससे कम बिल्कुल नहीं लगेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आगे बताता हूँ। इसमें आपको सबसे ज़रूरी क्या क्या लेना है। सबसे पहले तो अपने को ओएलटी चाहिए। ओएलटी एक होता है जीपॉन ओएलटी और एक होता है ईपॉन ओएलटी, है ना। जीपॉन ओएलटी में क्या होता है कि आप एक पोर्ट से, जैसे आप 4 पोर्ट ओएलटी आता है, 8 पोर्ट ओएलटी आता है, 16 पोर्ट ओएलटी आता है। आप एक पोर्ट से 120 कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट, 120 कंपनी बोलती है 128 कस्टमर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन आप कम लेकर चलिए, क्योंकि 120 जरूरी नहीं कि पूरा परफॉर्मेंस देगा ही देगा। इसलिए 8 छोड़ के 120 लेकर चलिए। तो अगर जैसे अगर आप 4 पोर्ट भी लेते हैं तो आपको 400 से ज़्यादा कनेक्शन मिल जाएंगे, 500 के आसपास हो जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन जीपॉन में क्या होता है कि आपको मेंटेनेंस बहुत करना पड़ेगा। मेंटेनेंस के जैसे कि पावर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन उसका हाई परफॉर्मेंस रहता है। आप इजीली आप इंटरनेट का इशू बहुत कम आता है, स्पीड इशू को बहुत कम आता है वहीं पर। लेकिन अगर ईपॉन का आप ओएलटी लेते हैं, ईपॉन ओएलटी में क्या होता है कि आप कनेक्शन तो कम दे सकते हैं, मतलब ये कंपनी बोलती है 64, एक पोर्ट से 64, 4 पोर्ट अगर आप लेते हैं तो एक पोर्ट से 64 कनेक्शन, कंपनी बोलती है 64 कनेक्शन दे सकते हैं, लेकिन आप 60 लेकर चलिए। और 60 लेकर चलेंगे और इसमें मेंटेनेंस बहुत कम होता है। मतलब कि जैसे कि जीपॉन में क्या होता है कि आप -10 dB से 25 dBm तक आप जब अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो ओएलटी से निकलता है, ओएलटी का 4 पोर्ट होता है, 4 पोर्ट से एक एसएफपी से आपको +4 +3 ऐसा निकल, +4 तो नहीं, +3 निकलता है। उसमें से आपको सभी कस्टमर को पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन जीपॉन में सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि शुरुआत में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बाद में क्या होता है कि कस्टमर बढ़ने से पावर नहीं मिलता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, जिसके कारण नेट नहीं चलता है।
पॉन अनस्टेबल होता है। मॉडेम में एक लाइट रहता है, PON लिखा होगा, मतलब वो पॉन मतलब आपके OLT से आपका मॉडेम कनेक्टिविटी कैसा है उसके लिए, मतलब वो जो सिग्नल जाएगा उसी में ट्रांसमिसिंग, डाटा ट्रांसमिट और डाटा रिसीविंग होता है, TX और RX। तो जब आपका पॉन अनस्टेबल होगा तो तो उसमें ट्रांसमिशन अच्छे से नहीं हो पाता, तो नेट नहीं चलेगा। तो ये प्रॉब्लम जीपॉन में होता ही होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम ईपॉन में नहीं होता है। ईपॉन में आप जैसा मर्जी वैसा डिस्ट्रीब्यूशन करिए। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा 5 dBm से 32 dBm, इसमें मेंटेनेंस आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। आप जैसा चाहे वैसा डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, सरदर्द नहीं है। लेकिन क्या है, जीपॉन में बहुत सरदर्द है, पावर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। और पावर मेंटेनेंस कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरा एक ख़राब एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। मैंने ड्रोन एज से सामान लिया था, उन लोग इतना रुला दिया। एक सा मेरा जो मटेरियल बोला वो मटेरियल तो भेजे नहीं, दूसरा मटेरियल भेजे, ऊपर से इतना कॉस्टली है उनका प्राइस, दूसरे सेलर के पास इससे सस्ते में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा इसमें कोई कमीशन नहीं है, कुछ नहीं है, आपको सस्ते में दिलाऊंगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं रेफरेंस दे दूंगा, ठीक है, कहाँ से आप लेंगे। और कोशिश करिएगा जो OLT अगर आप ले रहे हैं, OLT में डुअल पावर पोर्ट होता है। बोल कंपनी कहती है कि एक पावर पोर्ट ख़राब हो जाएगा तो दूसरा पावर पोर्ट से आप OLT चालू कर सकते हैं। लेकिन दूसरा पावर पोर्ट ख़राब ही क्यों होगा, हम ख़राब होने ही नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप डुअल पावर पोर्ट OLT लेते हैं तो डुअल पावर पोर्ट OLT में कितना पड़ता है, 40 के आसपास पड़ता है। ईपॉन का बात कर रहा हूँ मैं, डुअल पावर का 40 के आसपास पड़ता है। वही सिंगल आप पावर सप्लाई वाला लेंगे तो उसमें आपको 25,000 के अंदर आ जाएगा। 4 पोर्ट ईपॉन OLT अगर स्टार्ट करना है तो ईपॉन OLT से कर सकते हैं। 25,000 के अंदर एक OLT आपका आ जाएगा, ठीक है। और इसमें सबसे एक मुख्य चीज़ बताता हूँ। मेन जो बनाने वाला OLT है, मतलब जो चाइनीज़ है, मतलब चाइनीज़, हर चीज़ चाइनीज़ है, कुछ भी इंडियन नहीं है। इंडियन एक ही है, वो है तेजस कंपनी का। वो इंडियन ब्रांड है लेकिन वो बहुत कॉस्टली है, ठीक है। तो सबसे मेन है रिचर लिंक का OLT सबसे बढ़िया है, मैं यूज़ किया हूँ, ठीक है। लेकिन टेक्नेस्ट वाला क्या करता है, ये रिचर लिंक का लेके अपना ब्रांडिंग करता है, टेक्नेस्ट वाला। स्टील फाइबर का खुद का है, स्टील फाइबर का OLT भी बहुत अच्छा है और ONU मतलब मॉडेम भी बहुत अच्छा है। स्टील फाइबर का मॉडेम अच्छा क्यों है, क्योंकि नॉर्मल जितना भी आप मॉडेम ले लो उसमें अगर 100 Mbps का प्लान है तो आपको 100 Mbps का प्लान है, उसमें 40 के ऊपर नहीं आएगा, मैक्सिमम 50 आता है। लेकिन स्टील फाइबर का ऐसा वो मॉडेम है, उसमें 100 Mbps के प्लान में 98, 95, 90 तक आपका स्पीड मिल जाएगा। क्योंकि कस्टमर बोलता है कि नहीं हमको 100 Mbps प्लान है, वाईफाई में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप बोलोगे लैन में, तो हम बोलेंगे लैन में हमको क्या करना, हमको वाईफाई लिए है तो वाईफाई में चाहिए अपने को। तो एक्चुअली उसका वाईफाई का बैंड अच्छा है, ज़्यादा है उसका बैंड, वाईफाई का बैंड अच्छा है स्टील फाइबर का। इसके लिए स्टील फाइबर का बहुत अच्छा है। OLT भी बहुत अच्छा है, ONU मतलब मॉडेम भी बहुत अच्छा है। और नेटलिंक ये स्टील फाइबर हैदराबाद का है। आपको चाहिए तो मैं आपका इसका रेफरेंस दे दूंगा, ये हैदराबाद का है। और ये नेटलिंक जो है, नेटलिंक का OLT भी अच्छा है, ONU भी अच्छा है, लेकिन इसका JC बॉक्स बहुत बढ़िया है। जैसे कि हम लोग को बहुत मतलब मेंटेनेंस करना होता है, कि मेंटेनेंस करते समय क्या होता है कि डब्बा खोलो बल्ला होगा, उसी में बहुत समय बर्बाद हो जाता है। तो नेटलिंक का ऐसा है, ऑटो लॉक JC बॉक्स है। आप नेटलिंक का यूज़ करेंगे ना तो फिर दूसरा कोई यूज़ नहीं करेंगे। नेटलिंक का खुद का है, ये खुद ही बनाते हैं JC बॉक्स, OLT ONU। नेटलिंक का JC बॉक्स बहुत बढ़िया है, मतलब आसानी से खुल जाता है, आसानी से लॉक हो जाता है और उसमें समय नहीं लगता है। और देखिए जेनेक्सिस का भी OLT बहुत अच्छा है, ONU भी अच्छा है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि एक ग्रीन पैच कॉर्ड होता है और एक ब्लू पैच कॉर्ड होता है। आप देखे होंगे, ग्रीन पैच कॉर्ड सिर्फ जेनेक्सिस में यूज़ होगा
और ब्लू पैच कॉर्ड बाकी सब में यूज़ होगा। अगर ग्रीन पैच कॉर्ड बाकी सब में यूज़ करेंगे तो पावर थोड़ा सा लॉस होता है, और इसमें ब्लू जेनेसिस में ब्लू पैच कॉर्ड यूज़ करेंगे तो पावर इसमें लॉस होता है, मतलब मॉडर्न में कम आएगा, पावर मीटर में दिखाएगा। और ये जो सैरोटेक है, सैरोटेक इंडियन ब्रांड नहीं है। सैरोटेक क्या करता है कि बाहर से, जैसे कि रिचर लिंक का ले लिया, और दूसरे सी डाटा एक कंपनी है, वो भी चाइनीज़ ब्रांड है, सी डाटा, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। इसका इंपोर्टर हैदराबाद में है, मेरे पास वो नहीं है ना तो अच्छे से लिखता मैं। सी डाटा, सी डाटा बहुत अच्छा कंपनी है, लेकिन इसका मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन में बहुत दिक्कत होता है। तो सैरोटेक क्या करता है, रिचर लिंक का ले लिया, उसमें अपना रीब्रांडिंग कर लिया, सी डाटा ले लिया, सी डाटा में रीब्रांडिंग कर दिया, मतलब सी मॉडर्न रहेगा सी डाटा का, लेकिन आप लिखाएगा अपना सैरोटेक का। हाँ, मेरे पास सबका मॉडर्न है जिसमें सैरोटेक का अपना ब्रांडिंग करता है, सिर्फ ब्रांडिंग करता है और कुछ नहीं करता, लेकिन सैरोटेक का सपोर्ट अच्छा है। और एक है ऑप्टिलिंक, में इस पर लिखने भूल गया, ऑप्टिलिंक है, और एक तो है ऑप्ट्रॉनिक्स। ऑप्टिलिंक का मैं मॉडर्न यूज़ किया हूँ, लेकिन मॉडर्न बहुत घटिया है ऑप्टिलिंक का। क्यों घटिया है, परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन 2 या 3 महीने बाद क्या होता है कि उसका नेट चलना बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। अब जब तक आप हर एक मॉडर्न का वो नहीं करेंगे, फर्मवेयर अपग्रेड नहीं करेंगे आप, और उसके लिए क्या करना पड़ता है, ऑप्टिलिंक में आपका वेबसाइट में जाना पड़ेगा, आपको टिकट डालना पड़ेगा कि हाँ फलाना मेरा मॉडर्न नहीं चल रहा है, मेरे को ये चाहिए। फिर वो लोग अपने समय हिसाब से कॉल करेंगे आपको, मेल, मतलब जब वो करोगे नंबर दोगे उसमें कॉल करेंगे फिर कनेक्ट करेंगे। ये बहुत थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर होता है, इतना समय होता नहीं है आपके पास। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि ऑप्टिलिंक का लेना नहीं चाहिए। बाकी ऑप्टिलिंक का OLT में यूज़ नहीं किया हूँ, और ऑप्टिलिंक का बाकी पैच कॉर्ड भी आता है, फिर बाकी इक्विपमेंट भी आता है, वो यूज़ नहीं किया हूँ मैं। लेकिन ऑप्टिलिंक का मॉडर्न बहुत बेकार है, मतलब नेट अच्छा चलता है, लेकिन क्या है वो बार बार फर्मवेयर अपग्रेड करना पड़ता है, उतना समय किसके पास है, किसी के पास नहीं है। ठीक है, और सबसे मुख्य बात, हमारा पावर, जैसे कि मैंने बताया OLT 2 पावर सप्लाई का होता है। एक पावर सप्लाई ख़राब हो जाता है तो दूसरा सप्लाई से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको यूपीएस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि, और उसमें ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, लाइटनिंग अरेस्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। आपके ऑफिस में होना चाहिए लाइटनिंग अरेस्टर, है ना, अर्थिंग होना चाहिए, जिससे कि हमारा OLT ख़राब ना हो। क्योंकि ये जितना भी चीज़ें चाइनीज़ ब्रांड है, चाइनीज़ ब्रांड से चाइना के एटमॉस्फेयर के हिसाब से बनता है ना। कूलिंग थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, ताकि क्या है OLT गर्म ना हो, OLT गर्म होगा तो आपका परफॉर्मेंस गिर जाएगा। यूपीएस मस्ट है, क्योंकि अगर यूपीएस नहीं लगाएंगे, पावर थोड़ा भी फ्लक्चुएशन हुआ तो आपका OLT उड़ जाएगा, गया 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया अगर जीपॉन है तो। और 1.5 लाख तो 1.5 लाख, साथ में तुरंत आपको नेट बंद हो जाएगा, तब उतना जल्दी आप कहाँ से OLT लेंगे, कहाँ से कॉन्फ़िगर करेंगे। इसलिए सेफ्टी मस्ट है। उसके बाद ONU में आते हैं, ONT में आते हैं, मॉडम में आते हैं। जो आप घर में मॉडम देखते हैं, ऑप्टिकल मॉडम, है ना, मॉडम 2 टाइप का है, ONT है, और एक जिसको एक्सपॉन भी बोलते हैं। एक्सपॉन ONT क्या होता है, वो ईपॉन और जीपॉन दोनों में चलेगा, और लो मेंटेनेंस, इसमें कोई ज़्यादा झमेला नहीं है, आप आराम से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन जो ONU होता है सिर्फ ईपॉन में चलेगा, जीपॉन में बिल्कुल नहीं चलेगा, ये बिल्कुल ध्यान रखें, है ना। और जो मैं कंपनी का नाम बताया उसी का ONU आता है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस ONU कौन सा है, रिचर लिंक का ONU सबसे बेस्ट है। उसका मॉडल मैं दिखाऊंगा कैसा होता है। उसमें रीब्रांडिंग होता है, अगर आपको रीब्रांडिंग मिलता है तो आप उसको ले सकते हैं। उसमें क्या होता है कि एक जेनेसिस का मॉडम आता है, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी हिट नहीं होता है, जेनेसिस का भी हिट नहीं होता है, और एक वो रिचर लिंक का भी हिट नहीं होता है, क्योंकि उसका जो आईसी में कूलिंग के लिए एल्युमिनियम का अच्छा देता है। बाकी में बहुत जल्दी हीट होता है, हीट होने से, वो गर्म होने से वो फिर परफॉर्मेंस गिरता है, नेट नहीं चलता है, स्लो चलता है, और भी बहुत सारा दिक्कत होता है। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर क्या क्या है, शीट वाला घर होता है, शीट वाला घर होता है तो उसमें क्या है, गर्म गर्म पड़ता है, और बहुत सारे जगह में टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे गर्म होने से परफॉर्मेंस गिर जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अच्छा ONT ले, ताकि कंप्लेंट ना हो। ठीक है, और एक पैच कॉर्ड का बता रहा था, एक पैच कॉर्ड होता है, ग्रीन पैच कॉर्ड, ब्लू पैच कॉर्ड।
सिर्फ जेनेसिस में ग्रीन पैच कोड लगेगा, बाकी सब में ब्लू पैच कोड लगेगा। और जेनेसिस में भूल के ब्लू पैच कोड ना लगाए, क्योंकि उसका मैं बता रहा हूँ, उसका मैं डायग्राम बता रहा हूँ। जैसे ये अपना फाइबर हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए ग्रीन है, ठीक है, ये ग्रीन है और ये ब्लू है। तो मैं लिख देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, मौसम जी। जब ग्रीन पैच कोड और ब्लू पैच कोड बनता है तो ग्रीन में क्या होता है कि जो इसका जो फाइबर होता है वो ऐसा डिजाइन में कटिंग होता है, उसके बाद वो पैच कोड लगता है। और ब्लू का क्या होता है, पैरेलल ही रखता है। इसके लिए इसमें ऐसा पावर इशू नहीं होता है। लेकिन ये वाला इसमें यूज़ नहीं करना है, ये वाला इसमें यूज़ नहीं करना है। मतलब ये जेनेसिस में यूज़ करना है, एक्चुअली ये केबल ऑपरेटर वाले लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये वाला इसमें यूज़ करना है और ये बाकी सब में यूज़ करना है। वो जब मॉडेम का पीछे देखेंगे वो कलर रहता है, ग्रीन ब्लू रहता है। ठीक है। और दूसरा होता है एलसी पैच कोड। एलसी पैच कोड सिर्फ जैसे कि हमारा किसी एक्सचेंज से आ रहा है तो वहाँ पर ही यूज़ होता है एलसी पैच कोड। बाकी जगह एससी पैच कोड होता है। जो घरों में लगता है वो नीला वाला देखते होंगे, मोटा वाला, वो एससी पैच कोड होता है। और एलसी बहुत पतला सा पेन रिफिल जैसा होता है, वो एलसी पैच कोड होता है। अभी आपको बिजनेस चालू करने के लिए सबसे पहले तो स्प्लाइसिंग मशीन जरूरी है, पावर मीटर जरूरी है, बीएफएल टॉर्च जरूरी है टेस्टिंग के लिए। कभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग इतना महंगा स्प्लाइसिंग मशीन कैसे लें, हम लोग दूसरे से रेंट ले लेंगे, ये ले लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर समय रेंट में मिल जाए, क्योंकि कभी कभी अचानक आपका फाइबर कट होता है या कुछ होता है, तब उस समय इमरजेंसी में आपको स्प्लाइसिंग मशीन नहीं मिलेगा। मान लीजिए कभी मेन लाइन कट हो गया तो उस समय आपको स्प्लाइसिंग मशीन नहीं मिलेगा अर्जेंसी में। इसीलिए आप अपना स्प्लाइसिंग मशीन खुद रखें, है ना, स्प्लाइसर खुद रखें यार। अगर आपको करना आता है तो बहुत बढ़िया है, इसका पैसा आपको बच जाएगा। ठीक है। पावर मीटर पावर टेस्ट करने के लिए मैं जैसे बताया कि कौन सा कस्टमर, मतलब कस्टमर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टेलीस्कोपिक लेडर जरूरी है, मतलब चढ़ने के लिए, सीढ़ी चढ़ने के लिए। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास 4 व्हीलर या 2 व्हीलर होगा जिससे आप जाके मेंटेनेंस कर सकें, है ना। और इसमें आपका स्प्लिटर होता है और एक कपलर होता है। कपलर का बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वाला सिर्फ केबल ऑपरेटर वाले यूज़ करते हैं, बाकी लोग स्प्लिटर यूज़ करते हैं। स्प्लिटर में क्या होता है कि जैसे कि आपका एक लाइन आया, ठीक है, 1:2 का बता रहा हूँ मैं, ये आगे डायग्राम में बताया हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ये आपका मेन लाइन आया, उसमें से आपका एक डब्बा लगा ऐसा, उसके बाद आप 1:2 लगाए। मान लीजिए यहाँ पर आपका आ रहा है -12 आ रहा है आपका पावर, ठीक है। अब 1:2 लगा, आपको 2 कस्टमर को देना है। यहाँ से एक कपलर लगा दिया, इसमें से 2 ऐसा रहता है कपलर, ऐसा ऐसा ऐसा, ये 2 का है तो 2, 4, 6 ऐसा, मतलब 4 और 8, 16 ऐसा रहता है, ठीक है। ये कपलर, सॉरी स्प्लिटर है। ये कपलर भी ऐसे ही रहता है, लेकिन उसमें वो क्या होता है, ये जो बॉक्स टाइप में है वो राउंड शेप में रहता है, रिफिल शेप में रहता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लगा दिए, तो यहाँ पर 2 कस्टमर को यहाँ दे दिए, ठीक है। तो ये -12 है, तो 1:2 का हम लोग का स्प्लिटर लगाए। तो 1:2 का मैं बताया था, इसमें नहीं बताया शायद, इसमें देख लीजिए 3.2 3.2, तो 12 में 3.2 ऐड कर लीजिए, तो इसमें 15 आएगा, 15 समथिंग कुछ आएगा, कभी ऊपर नीचे होता है। ये जब मैन्युफैक्चर होता है उसके ऊपर ये 15 आएगा। और 15 कस्टमर के यहाँ फाइबर केबल में जाएगा,
फाइबर केबल से मॉडेम में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मॉडेम लगा तो ये 15 आ गया। तो इसमें से आप इंटरनेट, इसमें फिर पॉन अनस्टेबल होने के बाद आप फिर इंटरनेट कनेक्ट। लेकिन बीएसएनएल का ऐसा है कि पावर देने के बाद भी पॉन स्टेबल नहीं होता, वहाँ पर मैक एड्रेस डालना पड़ता है। मॉडेम का मैक एड्रेस ओएलटी का मैक एड्रेस से मैच करना पड़ता है, उसके बाद पॉन स्टेबल होता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए स्प्लिटर वैसे ही कपलर है। तो जैसे कि ये देखिए कपलर का रेशियो ऐसा होता है 50-50 45, यहाँ पर पूरा मैं दिया हूँ 45, यहाँ पर 55, मतलब टोटल जोड़ने से 100 आना चाहिए। ऐसा ये इस रेशियो का होता है। ये 595 कहाँ यूज़ होगा वो मैं बता रहा हूँ, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि ये आपका ऑफिस हो गया। ऑफिस से आप का एक पॉन पोर्ट लेते हैं हम लोग, 4 होते हैं, एक पॉन पोर्ट लेते हैं। एक पॉन पोर्ट से आप अपना ऑफिस में भी तो इंटरनेट चलाएंगे, कभी कोई मॉडेम चेक करने के लिए, कुछ चेक करने के लिए, किसी का आईडी चेक करने के लिए। तो यहाँ से एक आप ऑफिस में लेंगे और बाकी को आगे भेजना है कस्टमर को देने के लिए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, 595 का एक आपको कपलर लगाना पड़ेगा। कपलर में क्या होगा, ये यहाँ से आया, यहाँ पर डब्बा लगा, फिर ऐसा एक केबल उसमें रहता है, बाकी 2 केबल ऐसा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा मेन केबल से जुड़ गया, मेन पावर से जुड़ गया, और ये हो गया 5, ये हो गया 95। ठीक है, 5 वाला जाएगा आपका ऑफिस का मॉडेम में, और 95 आगे मेन लाइन में आगे बढ़ जाएगा कस्टमर को देने के लिए। यहाँ पर जॉइंट बॉक्स दे दिए, यहाँ से अलग फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, यहाँ से अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, मान लीजिए यहीं पर एक और कस्टमर है, मतलब ऑफिस के साथ ही आपका कस्टमर है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर 595 यूज़ किए, क्योंकि पावर बहुत कम होगा, मतलब -6 होगा, 10 होगा, 10 तो नहीं होगा, 6 होगा, क्योंकि 3 होगा, यहीं से निकला है, आपका ऑफिस के नज़दीक ही है। जितना ऑफिस के नज़दीक होगा उतना पावर अच्छा मिलता है, जितना ऑफिस से दूर होगा डिस्ट्रीब्यूशन करते करते पावर का कमी हो जाता है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग एक डब्बा लगाएंगे, मतलब केबल आगे गया तो फिर यहाँ पर एक तो और यहाँ से फिर एक कपलर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 95। ठीक है, फिर यहाँ से मान लीजिए, एक सेकंड मिटा लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पर 2 कस्टमर है या 4 कस्टमर है, 4 मान लेते। ठीक है, 4 मान लेते, यहाँ पर आपका एक कपलर, एक 4 मानेंगे तो 4 का स्प्लिटर लगाएंगे। ठीक है, 4 का स्प्लिटर, 1 2 3 4, 4 का स्प्लिटर लगा दिए। 4 का स्प्लिटर लगा दिए तो 4 में कितना आएगा, 6.5 है ना। मान लीजिए यहाँ पर आ गया 5, मेन लाइन में 5 का पावर आ रहा है, -5 dBm। पावर मीटर से कैसे चेक करते हैं वो भी मैं बता दूंगा। 5 dBm, तो 5 dBm में प्लस 6.5 ऐड करेंगे, 11.5 आ रहा है ना, जोड़ेंगे इसको, मतलब ये इसमें जुड़ेगा 11.5, लेकिन माइनस में आएगा, तो ये सब में आएगा 11.5, या फिर कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है। तो 11.5 में यहाँ से 4 कस्टमर है, यहाँ पर एक मॉडेम डाली, यहाँ पर एक मॉडेम डाली, यहाँ पर एक मॉडेम डाली, यहाँ पर एक मॉडेम डाली। ठीक है, जब केबल यूज़ करेंगे तो उसमें 2 टाइप का केबल होता है, एक FRP और URN यार्न बोलते हैं उसको। 3 टाइप का केबल होता है, सॉरी, एक FRP यार्न, दोनों 2 होता है। एक केबल में FRP होता है, यार्न दोनों होता है। किसी किसी में सिर्फ FRP होता है, यार्न नहीं होता है, वो थोड़ा सस्ता होता है। जिसमें FRP और यार्न रहता है
वो थोड़ा कॉस्टली होता है, जिसमें एफआरपी सिर्फ एफआरपी रहेगा, यार नहीं रहेगा, वो थोड़ा सस्ता रहता है। और ये सिर्फ मेन लाइन में यूज़ होगा एफआरपी यार्न वाला। अगर घर में देना है, किसी कस्टमर को देना है, सिर्फ ड्रॉप केबल यूज़ करेंगे, आपका डब्बा से ड्रॉप केबल यूज़ करेंगे। ड्रॉप केबल में कोई एफआरपी यार्न नहीं रहता है, सिर्फ एक का ब्लैक कोटिंग रहता है और उसके अंदर फाइबर केबल रहता है, जो बहुत नरम रहता है, बिजली तार जैसा नरम रहता है। जो टेलीफोन केबल पहले जैसा आता था वैसा सॉफ्ट रहता है। उसमें वो बहुत सस्ता रहता है, कॉस्टली रहता है, और वो 2 कोर आता है, सिंगल कोर आता है। कोशिश करें 2 कोर यूज़ करें, एक कोर, क्योंकि सिंगल कोर महंगा होता है, 2 कोर थोड़ा सस्ता होता है सिंगल कोर के मुकाबले, इसलिए 2 कोर लेना बेस्ट है। 2 कोर ले लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि ये आपका एक्सचेंज हो गया, ये आपका ऑफिस हो गया, फिर फाइबर केबल, जो जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए, फाइबर केबल इलेक्ट्रिकल केबल जैसा नहीं है कि यहाँ से आया, यहाँ से कट हो गया तो डायरेक्ट यहाँ से जोड़ दिए, ऐसा कभी नहीं होता है। उसके लिए क्योंकि इतना लंबा आप करना, छीलना पड़ेगा, इतना लंबा छीलना पड़ेगा, फिर उसको जॉइंट करेंगे, फिर उसको लूप बना के ऐसे घुमा के रखना पड़ता है कभी, क्योंकि कभी करते करते इतना छोटा हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा 1 मीटर जितना लंबा रखें, जैसा आपके हिसाब से। जैसे कि मेन ये आपका एक्सचेंज हो गया या बीटीएस हो गया, यहाँ पर से केबल आया डायरेक्ट, है ना, तो कभी सीधा केबल ना लाए। जैसे कि यहाँ से केबल लाए, थोड़ा ऐसा लूप छोड़ दिए, फिर ऐसा केबल लाए, फिर यहाँ लूप छोड़ दिए, फिर यहाँ से केबल लाए, डायरेक्ट जोड़ दिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कट गया, अगर यहाँ पर कट जाता, ये वाला पहला वाला सिनेरियो का बात करते हैं ना, ये वाला मान लीजिए यहाँ से ऐसा कट गया, तो कट गया तो यहाँ से डायरेक्ट तो जॉइंट नहीं होगा। जॉइंट करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको पीछे लेके जाएंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ पीछे लेके जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा राउंड हो जाएगा, और ये वाला यहाँ पीछे ले गए तो यहाँ पर पीछे का डायरेक्शन दे देता हूँ ना, है ना, तो यहाँ पर लूप छोड़ दिए, तब यहाँ पर छीलोगे तब ज्वाइंट कर सकते हो। तब ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर एक डब्बा लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एक डब्बा लगाना पड़ेगा, तो 2 डब्बा हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर से मान लीजिए ऐसा कट हो जाता है, तो ये जो लूप है इसी को आगे बढ़ा लिए यहाँ तक, इसी को आगे बढ़ा लिए यहाँ तक, और एक बॉक्स में ज्वाइंट कर दी। और सबसे मुख्य बात ध्यान रखने का ये है कि ये ध्यान रखें कि मेन लाइन कटाना नहीं चाहिए। मेन लाइन 4 कोर का ले या 6 कोर का ले या 12 कोर का ले, आपकी मर्जी है। उसमें से कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ना करें, मेन लाइन को बिल्कुल ना छुए, क्योंकि एक बार अगर कट गया तो उस बार कभी कोई मेंटेनेंस आता है तो वहाँ पर मतलब हर डब्बा आपको खोलना पड़ेगा। अगर आपके पास OTDR नहीं है तो OTDR मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इसमें नहीं लिया हूँ। OTDR महंगा पड़ता है, कोई मतलब का नहीं है, आप ऐसी मेंटेनेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, ये वाला आप लिख लें ज़रूर, क्योंकि ये बहुत काम आता है ये और ये, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, अभी ये मैं बता दिया हूँ, फिर भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये एक्सचेंज है आपका, ये जहाँ से आप पावर लिए हैं, सिंगल पावर लेंगे आप, इसमें से कहीं पर देखिएगा बीच में जॉइंट कुछ ना हो, डायरेक्ट आपका ये देखिए, ये मान लीजिए 4 पोर्ट का OLT है, 4 पोर्ट में यहाँ पर आपका SFP पोर्ट आएगा, ठीक है। SFP पोर्ट आएगा, अपलिंक होगा, इसका पावर अलग कैलकुलेशन होता है, इसका पावर अलग कैलकुलेशन होता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। और जब यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर एक SFP लगेगा, यहाँ पर एक SFP लगेगा, और जब SFP लगता है तो उसका रेंज अलग अलग होता है। जैसे कि मैं देखो यहाँ पर लिखा हूँ 1310 1550, तो यहाँ पर अगर 1310 डाल रहे हैं तो यहाँ पर 1550 लगेगा। अगर यहाँ 1330 डाल रहे हैं यहाँ पर, मतलब सेम बैंडविड्थ का नहीं रहेगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये होता है कि डुअल पोर्ट SFP होता है, सिंगल पोर्ट SFP होता है। सिंगल पोर्ट SFP का मतलब उसमें सिर्फ एक ही फाइबर जाएगा, एक ही फाइबर में ट्रांसमिशन और रिसीविंग होता है,
और एक होता है डुअल फाइबर एसएफपी। डुअल फाइबर एसएफपी में क्या होता है, 2 फाइबर रहेगा ऐसा, उसमें एक ट्रांसमिशन होगा और दूसरा होगा आरएक्स। जो ड्यूअल होता है ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि एक में ट्रांसमिशन हो रहा है, एक में रिसीविंग हो रहा है, तो इंटरनेट का इशू थोड़ा कम होता है, क्योंकि दोनों का सेपरेट लाइन है। और ये सिंगल में ही हो रहा है, तो इसमें इंटरनेट का इशू थोड़ा सा फेस करना पड़ता है। और जब भी आप केबल डालें तो एक स्पेयर या 2 स्पेयर रखें। अगर सिंगल कोर का मतलब सिंगल के फाइबर यूज़ कर रहे हैं तो 2 कोर का डाल सकते हैं या 4 कोर का डाल सकते हैं, लेकिन अगर डबल फाइबर यूज़ कर रहे हैं तो आप 6 कोर मस्ट यूज़ करें, क्योंकि बोल नहीं सकते कौन सा फाइबर कब ख़राब हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद जो है पॉन एसएफपी, ये पॉन एसएफपी जो कस्टमर को जाता है, ईपॉन में 7 dBm का आता है, अभी आ रहा है 7 dBm, पहले 5 आता था, अभी 7 dBm आ रहा है। लेकिन जीपॉन में 3 रहता है, मैं देखा हूँ 3, 3.4 मैक्सिमम 4 रहता है, उसके ऊपर नहीं रहता है। और उसी हिसाब से पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है आपको, कपलर से, स्प्लिटर से, है ना, जो मैं पहले बताया हूँ। आप ये देखिए डुअल लिंक एसएफपी मतलब डुअल लिंक वाला स्ट्रक्चर। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 लिंक है, एक बीएसएनएल का है और एक आपके पास एयरटेल का है ना। जैसे कि इसमें से आप एक अपलिंक ले लिए, इसमें से एक अपलिंक ले लिए, 2 अपलिंक ले लिए, लेकिन यहाँ से तो कस्टमर को एक ही केबल जा रहा है। आप एक ही केबल से एयरटेल भी दे सकते हैं, एक ही केबल से बीएसएनएल भी दे सकते हैं, लेकिन वो आपके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है कि आप मॉडेम में जैसा कॉन्फ़िगर करेंगे, आपका ओएलटी में जैसा कॉन्फ़िगर करेंगे उस हिसाब से वर्क करेगा। उसके लिए आपको आप एक ही ओएलटी से एयरटेल और बीएसएनएल दोनों एक साथ दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ओएलटी का जगह ज़्यादा गिरता है, अगर क्योंकि 50-50 में फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मतलब क्योंकि इसमें तो आप जैसे एक पॉन में सिर्फ 120 ही कनेक्शन दे सकते हैं, 128 कनेक्शन दे सकते हैं। 128 कनेक्शन चाहे आप बीएसएनएल दो, चाहे एयरटेल दो, चाहे दोनों दो, ये आपके ऊपर है ना। अब जैसे मैंने ये पहले बता चुका हूँ कि जैसे इसमें से एक तो आ रहा है, इसमें से 595 कर दिए, 5 आप किसी को 595 अपने ऑफिस में ले लिए, 95 आप यहाँ पर बढ़ा दिए, यहाँ पर 95 में फिर आप 4 का स्प्लिटर डाल दिए, 1 2 3 और ये 4 जो तक खाली है, कभी देना चाहे दे सकते हैं या आगे बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। ऐसा सब में ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि इसमें फिर 595 हर एक दिए, 5 किसी को दिए, इधर दिए, मान लीजिए 95 इधर दिए, 95 में यहाँ पर भी ये जैसे 1:4 डाल 95, यहाँ पर भी 595 या 1090 आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि इसमें पावर लॉस हो जाएगा। अगर डायरेक्ट आप 4 कर डालेंगे पावर लॉस हो जाएगा, तो 90 डाल दिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये 10 के साथ आप 1:4 का डालें, 4 के साथ ये कनेक्ट कर दिया। ऐसा आपको डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए चलना है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये देखें डुअल लिंक विद बैकअप सपोर्ट, मतलब कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी नहीं, अक्सर ही होता है कि लिंक चले जाता है तो कस्टमर दिमाग ख़राब कर देता है कि लिंक नहीं है, नेट नहीं चल रहा है, तुम रोज़ का पैसा दे रहे, फोकट का पैसा ले रहे हो, ऐसा वैसा बोलते हैं। अब आपका रात का नींद चैन हराम हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से एक लिंक लिया जो मेन लाइन है। ठीक है, मेन लाइन लिंक ले लिए, लेकिन कभी ये डिस्कनेक्ट, बीएसएनएल का तो रोज़ का है डिस्कनेक्ट होना, उसमें कोई नई बात नहीं है ना। मान लीजिए कट गया, तब आप कस्टमर को तो लिंक गया, नेट नहीं चल रहा है, तब क्या होगा कि आप दूसरे का एएसपी से एक लिंक ले लिए। ठीक है, ये लिंक में क्या होगा, एक आपका राउटर लगेगा, ओएलटी में नहीं जाएगा, ये राउटर में जाएगा, राउटर से फिर आपका ओएलटी में जाएगा। जब ये लिंक डाउन हो गया तब ये लिंक से नेट चले जाएगा। इसके लिए इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, जो मैंने पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ कि मैंने ऐसा किया है। फिर जैसे ये लिंक में जाएगा, ये लिंक में जाने के बाद तो ये तो लिंक डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसमें से नेट जा रहा है, देखिए इसमें से नेट फ्लो हो रहा है, लेकिन जैसे ही कि ये आ गया तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा इसमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको दिखाया हूँ पहले वीडियो में, पहले वाले
स्लाइड में। ये देखिए, ये मान लीजिए आपका OLT है, OLT से आपका जॉइंट बॉक्स में गया, जॉइंट बॉक्स से आपको जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है जो मैं समझा बताया हूँ, वैसा फिर 4:4 स्प्लिटर में गया, फिर ये डब्बा में गया, फिर यहाँ से किसी एक आपका कपलर या स्प्लिटर से SC पैच कोड के थ्रू ONT में गया, ONT से आपको वाईफाई में चले गया, वाईफाई से कस्टमर को दे दिए। अब अगर आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो मेरे तरफ से कुछ बचा नहीं है, अगर कोई इसके बाद भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और कहाँ से, अगर आपको जानना है कि कहाँ से आप OLT लें, ONU लें, जहाँ से आपको सस्ता पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं वहीं से लिया था 1-2 बार। और सिर्फ OLT ONU का बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो इमरजेंसी वाला नहीं है। इमरजेंसी का क्या है, आपका जॉइंट बॉक्स है वो लोकली आप लीजिए, क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ता है ना। और मशीन कौन सा ले, अगर आपको जानना है कौन सा मशीन अच्छा है, मशीन तो 1 लाख से लेके 4 लाख तक का आता है, 5 लाख का तक का आता है। तो कोशिश करें, अगर आप सोच रहे हैं कि लंबा बिजनेस करना है तो कोशिश करें कि अच्छा ले जो आपको लाइफ लॉन्ग चले। ठीक है, धन्यवाद।